करने जा रहा हूँ और वो सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो हम लोग जो है आपके साथ डिस्कस करें और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस हो पाएगा, क्योंकि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो बहुत बल्कि सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कोई ओर छोर नहीं है संविधान का। और इसलिए अगर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 6 महीने में भी पूरा नहीं होता है, यानी बहुत डीप में जो है इसको पढ़ना पड़ता है। पीसीएसजे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऑल इंडिया बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको बेयर एक्ट से उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोटे मोटे निकलते हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले यूनिट 1 में जो क्वेश्चन निकलता है वो क्वेश्चन है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। यानी सबसे पहली इसकी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा लिखित संविधान किसी भी देश का नहीं है। यानी कहीं ना कहीं इसको अगर हम देखा जाए तो इसको सबसे बड़ा संविधान माना गया है, वकीलों का स्वर्ग बोला गया है। वकीलों का स्वर्ग इसीलिए बोला गया है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना लेंथी है कि इसका इंटरप्रिटेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए वकीलों का स्वर्ग बोला गया है कि कहीं ना कहीं जब संविधान के निर्वचन का प्रश्न बनता है तो उसके लिए विधि विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। एक साधारण व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कर सके। इसलिए वकीलों का स्वर्ग बोला गया है कि कहीं ना कहीं जब इसके निर्वचन की बात आएगी तो वकीलों की सहायता लेनी होगी और इसलिए उसके आधार पर वकीलों को जो है काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वकीलों के लिए एक अच्छा जो है अर्निंग पॉइंट है। तो इसलिए वकीलों का स्वर्ग इसको बोला गया है। फिर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं इसके प्रीएम्बल की, जो इसमें वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे इसमें धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, गणराज्य की स्थापना। ठीक है, ये वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं तो ये भी इसका एसेंशियल फीचर्स में चला जाएगा। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है ये मूल संविधान में नहीं था। इसी तरीके से समाजवादी शब्द भी जो है मूल संविधान में नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़े गए हैं, है ना। मूल संविधान में ना तो धर्मनिरपेक्ष शब्द था ना समाजवादी शब्द था। अब इनको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन इनका कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। कि देखिए, सबसे पहले मैं धर्मनिरपेक्ष शब्द का इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करता हूं, सेक्युलरिज्म वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। सेक्युलरिज्म वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है और हम जो है मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में काफी बार इस वर्ड को सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 2 शब्द होते हैं हिंदी में, एक होता है धर्मनिरपेक्ष और एक होता है पंथ निरपेक्ष। तो इन दोनों में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है ना। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है और बहुत सारे लोग हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग धर्म में और पंथ में अंतर नहीं कर पाते। अच्छा, जैसे हम में से कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, तो बेसिकली हम इसको धर्म मानते हैं, बिल्कुल धर्म है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो हम जो है किसी विशिष्ट पथ को फॉलो कर रहे हैं। यानी अगर हम लोग जो है भगवान श्री राम के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो किसी ना किसी विशिष्ट पथ को हम फॉलो कर रहे हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब को हम फॉलो कर रहे हैं, गुरु नानक साहब को हम फॉलो कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली जो हम बात धर्म की हम बात करते हैं वो धर्म ना होकर के क्या है, पंथ है। और संविधान के अंतर्गत जो शब्द यूज किया गया है वो क्या है, वो पंथ निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द एक नकारात्मक शब्द है। कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म की जब हम बात करते हैं तो सभी मानव जाति का, सभी मनुष्य का केवल एक ही धर्म है कि वो मनुष्य होने के नाते वो जो है सभी जीवों पर दया करे और मनुष्य होने के नाते व्यवहार करे, चाहे वो किसी भी पथ को फॉलो करता हो। यानी यहां पर अगर धर्म शब्द का इंटरप्रिटेशन अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म का तात्पर्य यहां पर यही है कि वहां पर सभी लोग जो एक सामान्य मनुष्य के कर्तव्य होते हैं उनको फॉलो करें, सभी जो है सत्य को फॉलो करें, अहिंसा को फॉलो करें, यही सभी मनुष्य जाति का धर्म है।
तो अगर कोई व्यक्ति या कोई देश या कोई संविधान अगर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। वो पंथ निरपेक्ष हो सकता है, यानी वो किसी भी विशिष्ट पथ को फॉलो ना करे, किसी भी पथ को बिलीव ना करे, तो वो पंथ निरपेक्ष हो सकता है, यानी सभी पथ को फॉलो करे। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है एक नकारात्मक शब्द है। हम में से कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, हम पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म को त्यागना मनुष्य के वश की बात नहीं। तो इसलिए हमेशा ये चीज, ये बहुत जो है रेयर होता है, हम लोग जो है बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, और हम लोग जो है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्दों को कई बार समान मान लेते हैं, इसको ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते। तो ये चीज हमारे लिए समझ लेना जरूरी है कि हम लोग जो है पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। जो सेक्युलरिज्म की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो जो है पंथ निरपेक्षता के संबंध में लिखी हुई है, ना कि धर्मनिरपेक्षता के संबंध में। इसके बाद बात आती है प्रभुत्व संपन्न। तो आप समझते हैं वन हुई और पावरफुल, यानी हम किसी भी, ऐसा नहीं है कि दूसरे राष्ट्र के नियंत्रण में है ना। समाजवादी, हम एक समाजवादी व्यवस्था को फॉलो करते हैं। गणराज्य की बात आ रही है, गणराज्य का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है, हमारे यहां जो है संसदीय प्रणाली को फॉलो किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे यहां जो प्रणाली है वो पार्लियामेंट्री है। हम लोग जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करते, जैसे अमेरिका है तो वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। संसद की बात हो रही है और संसद 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसदीय प्रणाली की सरकार में हम लोग बिलीव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। द्विसदनात्मक विधानमंडल। द्विसदनात्मक विधानमंडल की बात हो रही है, और द्विसदनात्मक विधानमंडल से अगर हम बात करें तो अगर हम स्टेट लेवल पर भी बात करें तो नॉर्मली ज्यादातर स्टेट्स में केवल जो है विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। लेकिन काफी सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों को जो है रखा गया, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाली जो पॉलिसी है, जो फिलॉसफी है, उसको फॉलो करने की बात कही गई है ना। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल वाली जो पॉलिसी है उसको हम लोग फॉलो करें। उत्तर प्रदेश में जैसे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है ना, महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तमिलनाडु में है। तो कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ऐसे हैं जो कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करते हैं, द्विसदनात्मक विधानमंडल व्यवस्था को फॉलो करते हैं। बाकी के ज्यादातर स्टेट्स जो होंगे उसमें केवल विधानसभा का गठन किया गया है, विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। चलेंगे आगे। इसके बाद है इसका 5th पॉइंट, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब ये हो गया कि इसमें जो वोटिंग राइट है वो उन लोगों के लिए है जो 18+ यानी 18 से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको वोटिंग राइट दिया हुआ है। 18 साल से कम आयु के व्यक्ति जो होंगे उनको वोटिंग राइट नहीं होगा। तो वयस्क मताधिकार की बात यहां पर कही गई है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो भाग 3 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकारों को बताया गया है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है भाग 3 में 6 प्रकार के मूल अधिकारों को बताया गया है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी को बताया गया है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। फिर दूसरे नंबर पर राइट टू फ्रीडम की हम बात करते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार को बताया हुआ है, यानी फ्रॉम सेक्शन 19 टू आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। उसके बाद तीसरे नंबर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, जो कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में बताया हुआ है। फिर चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बताया हुआ है। फिर 5th नंबर पर जो है शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, संस्कृति संबंधी अधिकार हैं, जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में बताए हुए हैं। और फाइनली जो है वहां पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो कि आर्टिकल 32 से लेके आर्टिकल 35 तक बताए गए। और ये सभी मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं। तो
जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में जो है बताया गया है। और अगर हम देखें तो मैग्ना कार्टा इनको बोला जाता है, यानी कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो मैग्ना कार्टा से लिए गए हैं और इनको मैग्ना कार्टा के संपेक्ष माना गया। चलेंगे आगे। उसके बाद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। अगर हम भाग 4 में जाएं तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताया गया है भाग 4 में। और ये जो प्रोविजंस हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया। हालांकि मूल अधिकार जो होते हैं वो बाध्यकारी हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि राज्य को मूल अधिकारों को लागू करना बाध्यकारी होगा, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनको लागू करना बाध्यकारी नहीं है। ये दोनों में मेजर सा डिफरेंस होता है ना। तो इनकी बात हम आर्टिकल 36 से 51 तक कर सकते हैं और ये जो है भाग 4 में बताएगा। उसके बाद आगे चलते हैं और फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, यानी मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, और ये जो मूल कर्तव्य हैं ये जो है भाग 4A में बताए गए हैं और आर्टिकल 51A में 10 मूल कर्तव्यों को बताया गया और ये यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। ये जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A जोड़ा गया था, जिसमें कि आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें कि 10 मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित मूल कर्तव्य को जोड़ा गया कि 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चों के संबंध में उनके माता पिता का यह कर्तव्य है कि उनको जो है अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करें। तो ये जो है ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। चलेंगे आगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है लचीला और कठोर दोनों है। जो संविधान है ये लचीला और कठोर दोनों है। तो इसको जो है लचीला भी माना गया है, फ्लेक्सिबल भी माना गया है, कठोर भी माना गया है, रिजिड भी माना गया है। इसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे? देखिए, इसको लचीला इसलिए माना गया है क्योंकि संविधान के अंतर्गत संशोधन की व्यवस्था है, यानी किसी भी संवैधानिक उपबंध को संशोधित किया जा सकता है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे संवैधानिक उपबंध भी हैं जिनको संशोधित नहीं किया जा सकता, जैसा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि यदि कोई प्रोविजन ऐसा है जो कि उसके मूलभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है, आधारभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंतर्गत संशोधन नहीं होगा। अदरवाइज कोई भी संवैधानिक उपबंध का संशोधन किया जा सकता है, यानी आधारभूत ढांचे का संशोधन नहीं होगा या इस तरीके से संशोधन नहीं होगा कि संविधान का आधारभूत ढांचा बिगड़ जाए, मूल ढांचा बिगड़ जाए। अदरवाइज संशोधन जो है पॉसिबल है। तो लचीला इसलिए बोला गया है कि संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। और कठोर इसलिए बोला गया है कि कुछ जो प्रोविजंस हैं या तो वो संशोधित ही नहीं किए जा सकते या फिर संशोधित किए जा सकते हैं, तो उसके लिए विकट प्रणाली को फॉलो करना पड़ता है, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए और उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी होना चाहिए। इसलिए इसको जो है वहां पर लचीला और कठोर दोनों बोला गया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी अगर हम बात करें तो हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है और वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व आउट कर सकता है। अगर दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है या एक स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ और सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ है, तो किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करने की जो फाइनल पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट जो है बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपना डिसीजन दे सकता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इसके साथ एक पॉइंट और इसमें ले सकते हैं, फाइनल 10 पॉइंट, सिंगल सिटीजनशिप यानी इकहरी नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप की बात हो रही है, यानी कहने का मतलब यह है कि भले ही कोई व्यक्ति साउथ से आता हो, यानी तमिलनाडु से बिलोंग करता हो, कर्नाटक से बिलोंग करता हो, केरल से बिलोंग करता हो, यूपी से बिलोंग करता हो, यानी जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इंडिया में हैं
भौगोलिक दृष्टि से जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित कर लिए गए हैं या पहले से हैं, उन सभी क्षेत्रों के जो नागरिक होंगे वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। भले ही हमारा जो है धर्म अलग अलग है, हमारी बोली अलग अलग है, लेकिन हम माने जाएंगे इंडियन ही, हम कहलाएंगे भारतीय ही। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं थी उनको मैंने डिस्कस किया और इस तरीके से क्वेश्चन इस पर जो है यूनिवर्सिटी में आता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करूंगा कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, इसको संघात्मक माना जाए या एकात्मक माना जाए, ये जो है हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।